Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। जो वादा किया था वो निभाने का वक्त आ चुका है। मैंने कहा था कि मैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक वन शॉट रिवीजन जरूर बनाऊंगा। पहले चैप्टर का रिवीजन जो वीडियो था वो आप तक पहुंच चुका है। सेकंड रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ है बिल्कुल रिसेंट में ही, और उसके बाद ही वन शॉट रिवीजन आ गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस एंड फटाफट से वन शॉट रिवीजन कंप्लीट करके इस चैप्टर को ओवर करते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन वीडियो देखते रहना और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना। ठीक है, इस रिवीजन वीडियो में कंप्लीट जो हमने 5 लेक्चरों में कराया वो उस रिवीजन लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन शॉट इसलिए कहा जाता है वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो फटाफट से आइए जल्दी से। सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज क्या है। बिजनेस एंटरप्राइज एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एन एनी एक्टिविटी। तो बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आगे देखेंगे। वो चाहे प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में हो, चाहे पार्टनरशिप के फॉर्म में हो, चाहे एचओ के फॉर्म में हो, चाहे कॉर्पोरेट, चाहे कंपनी, किसी भी फॉर्म में। यानी कि बिजनेस एंटरप्राइज को अगर आपको फॉर्म करना है तो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर देखते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा कॉर्पोरेट फॉर्म, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। ठीक, कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, हमारी प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एचओएफ, सारी इसके अंदर आती हैं। जबकि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर हमारा जाता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है या फिर जो हमारी सोसाइटीज है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस ओन्ड है, फाइनेंस है, कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन होगा। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होगा जो खुद ही मालिक होगा, जो खुद ही बिजनेस को चलाता होगा, खुद ही बिजनेस को कंट्रोल करता होगा, फाइनेंसिंग भी खुद ही करता होगा। इसका मतलब सारे प्रॉफिट एंड लॉस भी वो खुद ही बियर करता होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे बिजनेस जहां पे आपकी पर्सनल स्किल की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपकी पर्सनल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, आइए फटाफट से देख लेते हैं फीचर्स। फीचर्स की अगर बात करें तो पहला फीचर आता है, पहला फीचर जो हमारा आता है वो आता है, पहला फीचर हमारा सिंगल ओनरशिप। पहले क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल होगा जो बिजनेस को चलाएगा, बिजनेस को कंट्रोल करेगा। दूसरी की बात करें, कंट्रोल वाला पॉइंट भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर को उसके पास फुल पावर होगी डिसीजन मेकिंग की। तीसरी बात करें, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दो जिस्म और एक जान वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है बिजनेस और बिजनेसमैन के अंदर, बिजनेस और बिजनेस एंटिटी के अंदर मैं कह सकता हूँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनर और बिजनेस एक ही बात है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे अगर बिजनेस की जो भी डेट होगा वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर से भी वसूला जा सकता है, इसलिए हम उसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि अगर बिजनेस का डेट पूरा नहीं हो पा रहा है तो जो प्रोप्राइटर है उसके घर के बर्तन, उसकी बीवी के गहने, उसके बच्चों के खिलौने भी बेचे जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो नो लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलना सबसे आसान है, सबसे सस्ता, सबसे आसान है। यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। आप अकेले इतने सक्षम हो कि आप बिजनेस चला सकते हो। गो गेट अ शॉप एंड स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, सिक्स वाला पॉइंट कहता है कि सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। यानी कि देखो, अगर जो प्रोप्राइटर है वो खुद ही सारे डिसीजन ले रहा है तो उस डिसीजन से होने वाले प्रॉफिट्स भी वो खुद ही रखेगा, उससे होने वाले लॉसेस भी खुद ही वो बियर करेगा। मेरिट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले मेरिट आता है हमारा इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू क्लोज। बड़ा बेहद सिंपल है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। जब आपका मन करे बंद करने का, बिजनेस बंद कर सकते हैं, किसी की भी आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरे की बात करें, क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो, ऐसे बिजनेस जहाँ पे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा क्विक होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सबसे ज़्यादा क्विक डिसीजन होते हैं, जबकि कंपनी के केसेस में उससे बहुत डिले डिसीजन होते हैं। फिर बात करें सीक्रेसी की, देखो सीक्रेसी इसलिए क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को अपने कोई भी फाइनेंशियल पब्लिक को पब्लिश नहीं करने हैं, पब्लिकली पब्लिश नहीं करने हैं। इसके अलावा अकेला है तो जितने भी सीक्रेट्स है बिजनेस के, जितने भी प्लान्स एंड पॉलिसी हैं, वो खुद ही किसी को नहीं बताएगा, तो सीक्रेसी तो अपने आप हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट के अंदर आता है हमारा, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। देखो, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू द वर्क हार्ड। यहाँ पे देखो कोई तीसरा बंदा है नहीं, एक बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला बंदा है, उसको पता है जितनी भी मेहनत करेगा बदले में उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव और मोटिवेशन भी बहुत होता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, पर्सनल टच। द सोल ट्रेडर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर एंड एम्प्लॉयज। यानी कि डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे वही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो कस्टमर अपने एम्प्लॉय से डायरेक्ट रिलेशन बना सकता है। और सिक्स में आता है हमारा सोशल यूटिलिटी। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन विद लिमिटेड मनी हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क अंडर अदर्स। ऐसे लोग जो नौकरी करना नहीं चाहते, ऐसे लोग जो किसी अंडर के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो खुद ही लिमिटेड कैपिटल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हमारा पॉइंट आता है, वो आता है हमारा लिमिटेशंस का। लिमिटेशन अगर मैं देखूं तो हमारा जो पहले लिमिटेशन आता है वो आता है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फंड्स आर लिमिटेड टू द ओनर पर्सनल सेविंग्स एंड हिज बोरिंग कैपेसिटी। एक बात सुनो, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में क्या होगा? कुछ नानी घर से, कुछ दादी घर से मिले कुछ पैसे होंगे,
कुछ सेविंग होगी, उसी से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैपिटल बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरा आता है लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। जितनी मेरी अक्ल है, जितनी मेरी सहनशीलता है, जितनी मेरी सहज बूझ है, मैं उसी हिसाब से बस काम कर सकता हूँ, उससे ऊपर मेरा दायरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैनेजरल एबिलिटी कम होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मेरे डिसीजन से मेरे बिजनेस में कोई भी हानि होती है, उस हानि से अगर कोई डेट बन जाता है, उस डेट को बेचने के लिए, उस डेट को कम करने के लिए मेरे घर के बर्तन, मेरी बीवी के गहने और मेरे बच्चे के खिलौने भी दिए सकते हैं, हालांकि वो भी है नहीं। फोर्थ की अगर बात करें, अनसर्टेन लाइफ। देखो, अगर उस प्रोप्राइटरी को अकेले चलाने वाला, अकेले फाइनेंस करने वाला, अकेले कंट्रोल करने वाला, अगर वही अल्लाह को प्यारा हो गया, अगर वही पागल हो गया, अगर वही उसका ही दिवाला हो गया, तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसलिए उस प्रोप्राइटर की अगर हेल्थ पे या जान या माल कहीं पर भी असर पड़ेगा, तो उसके बिजनेस में भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। फिफ्थ की अगर बात करें, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। देखो, ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरल स्किल, उसके बिजनेस का एक्सपेंशन भी कम हो पाएगा। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं अकेला बंदा हूँ, मैं खुद ही बिजनेस कंट्रोल कर रहा हूँ, तो अपनी दुकान के बाद मैं कोई दूसरी दुकान खोल ही नहीं पाऊँ। क्यों? क्योंकि उसे कैसे और हमें को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा बंदा जो अकेला अकेला बिजनेस चलाता है, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाता, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा। अब देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट्स, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, बट आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी की अगर बात करें तो सूटेबिलिटी, देखो, सोल ट्रेडरशिप वाला जो बिजनेस है वो किन लोगों के लिए सूटेबल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा बिजनेस जहाँ पे पर्सनल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी कस्टमर को हैंडल करने के लिए, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे अनस्टैंडर्ड लाइक आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले कुछ सीन होते हैं, ऐसे बिजनेस होते हैं, तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और ऐसे बिजनेस जहाँ पे मॉडेस्ट कैपिटल लिमिटेड मैनेजर स्किल है, उन केसेस में भी रिटेल स्टोर खोले जा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरे पास कम पैसे हैं, तो आई गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप। जहाँ पे मेरे को कम रिस्क ले, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा रिस्क लूँ कि किसी और को हानि ना हो, देन आई कैन गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब बात करते हैं HUF की। HUF के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। यहाँ पे कम से कम 2 लोग तो होंगे ही होंगे काम शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली फैमिली मेंबर्स होते हैं जो HUF क्रिएट करते हैं। HUF क्रिएट करने का मतलब ये है कि फैमिली बिजनेस करना है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बंदा होता है वो होता है हमारा कर्ता, यानी कि कर्ता ही क्या होगा, सारे डिसीजन लेंगे। कर्ता की लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, बाकी सारे मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अपना ज्ञान कौन पेश कर रहा है, ज्ञान कौन पेश कर रहा है, सबसे पहले कर्ता कर रहा है। हालांकि ज्ञान दे रहे हैं मेंबर भी, लेकिन जो कर्ता बड़ा स्मार्ट है, सुनता सबकी, लेकिन कर्ता अपने मन की है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इट इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कि सिर्फ हिंदू के लिए और हिंदू लॉ से ही इसका गवर्न करा जाएगा। और यहाँ पे एल्डेस्ट मेंबर जो होता है वो कर्ता हो जाता है, ठीक है। और मेंबरशिप क्या है, बेसिस मेंबरशिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के लिए, अगर किसी बंदे को HUF के अंदर शामिल होना है तो मेंबरशिप इज अ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसी वो पैदा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उस मेंबर का, उस HUF का पार्ट बन सकता है, ठीक है। आइए फटाफट से और देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं फीचर्स। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फीचर्स में आता है हमारा कि फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेशन की अगर बात करूं तो अगर आपको HUF फॉर्म करनी है तो कम से कम आपके पास 2 मेंबर होने चाहिए, 2 लौंडे इकट्ठे कर लो, आपकी HUF बन जाएगी, ठीक है। और साथ में कुछ एंसेस्ट्रल रहने की पुरानी आपके पास, आपकी जो कहते नहीं कि दादे की बाबे की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी उन्होंने इनहेरिट करी। इनहेरिट का मतलब क्या है, बाबा के पास पापा के पास आई, पापा के पास से मेरे पास आई, इसका मतलब इनहेरिट का मतलब ये होता है। मेंबरशिप की अगर बात करें, मेंबरशिप कैसे मिल सकती है आपको HUF की, जैसे आपके फैमिली के अंदर बर्थ हो जाएगा। कंट्रोल की अगर बात करें तो कंट्रोल होता है एल्डेस्ट मेंबर के पास जो करता होता है, बाकी सारे मेंबर के अपना खाली ज्ञान दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लायबिलिटी की अगर बात करें तो जितने जो करता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें तो बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा अगर कर्ता की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी जो मेंबर्स होंगे, कर्ता खत्म होने के बाद बाकी जो मेंबर्स होंगे वो किसी एक मेंबर को दोबारा से बना देंगे कर्ता। वो कर्ता कौन होगा? सेकंड एल्डेस्ट जो मेंबर होगा, सेकंड एल्डेस्ट जो मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। माइनर मेंबर की अगर बात करें तो माइनर जो है वो फुल फ्लेज मेंबर भी बन सकता है बिजनेस का, ठीक है। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं HUF की जो मेरिट्स है उनके बारे में देख लेते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। पहला ये कि कंट्रोल इफेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कर्ता एक ही जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। दूसरा बात करते हैं कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कर्ता की डेथ हो जाती है, वो पगला जाता है, या फिर उसकी मान लेते हैं डेथ हो जाती है, या फिर कुछ भी XY हो जाता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बिजनेस में, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा उसको कर्ता बना दिया जाएगा। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ, जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में बिजनेस खत्म हो जा रहा था प्रोप्राइटर की डेथ होने के बाद, लेकिन HUF के अंदर ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होता है वो मेंबर का एक्सेप्ट कर्ता जो होता है वो लिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। सीक्रेसी की अगर बात करें तो कंप्लीट सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन कैन बी मेंटेन बाय द कर्ता, ठीक है। क्योंकि कर्ता जो है वो डिसीजन मेकर है, वो चाहे तो सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। उसके अलावा भी जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वही तो मेंबर्स हैं, तो सीक्रेसी अपने आप ऑटोमेटिकली हो सकती है।
लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कॉपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स हु रन द बिजनेस। क्योंकि जब घर वाले लोग होते हैं तो आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी उनसे सुन सकते हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। और क्या होता है कि कॉपरेशन और लॉयल्टी का भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमने सॉफ्ट प्रोवाइडर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया रिवीजन में, वन शॉट रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। HUF भी हर पॉइंट समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप फटाफट से देख लेते हैं पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप हमें वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों को, बेटा दो से कम तो खाली प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, बात तो अपने दिमाग में आप फिक्स कर लो। वॉलंटरी एसोसिएशन दो या दो से ज्यादा जब लोगों का होता है, वो लोग एग्री करते हैं किसी बिजनेस करने के लिए और एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप हम क्या होता है, पार्टनरशिप जो भी प्रोप्राइटरशिप की या HUF की जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया है। अब देख लेते हैं पार्टनरशिप के फीचर क्या है। देखो, अगर किसी ने फीचर याद किया उसको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं। देखो फीचर में क्या है, दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। वैसे बता रखा है कि बैंकिंग के लिए 10 एंड नॉन बैंकिंग के लिए 20। आप याद कर लो कि मैक्सिमम कितने अलाउड है, 50 अलाउड है। ये कौन कहता है, ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं करता, ये कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि दो या दो से ज्यादा कितने 50 लोग चाहिए आपको पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने के लिए, और कम से कम तो दो चाहिए ही चाहिए। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट बेटा रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न ज्यादा प्रेफर्ड करा जाता है। वो कहां से आप लिंक करेंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हैं। लॉफुल बिजनेस, ये पार्टनरशिप तभी बन सकती है जब आप लॉफुल बिजनेस करने की सोचे, ठीक है। खेल कूद के लिए, पार्टी करने के लिए पार्टनरशिप नहीं बनती है, बिजनेस करने के लिए जो कि लीगल होना चाहिए उसके लिए बनती है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, एवरी पार्टनर, जितने भी पार्टनर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में और इक्वल पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर जो है वो लायबिलिटी क्या है उनकी, अनलिमिटेड है, दो जिसमें लेकिन जान एक ही है, ठीक है। अगर बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे डेट बन जाता है, तो वो डेट को पे करने के लिए पार्टनर्स की बीवी के खिलौने कह रहा हूँ, बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने और उसे घर बार भी बेचा जा सकता है, बिल्कुल बेचा जा सकता है। फिर बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट, यानी कि हर एक पार्टनर इम्प्लाइड है, यानी कि श्यू मोटो है, मान लिया जाता है कि दूसरे पार्टनर का एजेंट भी, दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी। आप खाली इतना याद कर लो, मैंने एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर में दे रखा है। आप इतना मान लो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हर एक पार्टनर इम्प्लाइड है, ये श्यू मोटो है कि एक पार्टनर बचे हुए पार्टनर के लिए एजेंट भी और पार्टनर भी, सेम उनके केसेस के लिए भी जो बाकी सारे के हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट है, प्रिंसिपल। आप खाली इतना ध्यान रख लो बस। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देखो जैसे कि प्रोप्राइटरशिप बंद हो रहा था वैसे ही पार्टनरशिप, सपोज मान लेते कि दो ही पार्टनर तो जो बिजनेस कर रहे थे, एक पार्टनर सब मान लेते सडन डेथ हो गई, तो क्या हुआ, पार्टनरशिप बची, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दो, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है, और उसमें से एक की अगर डेथ हो गई तो पार्टनरशिप खत्म। इसलिए बोला जाता है कि अगर पार्टनर को डेथ होती है तो उससे बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी पे फर्क पड़ता है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आगे हम चल के कुछ मेरिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारा मेरिट्स आता है, मेरिट कहता है हमारा कि ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कम से कम दो लौंडे होने चाहिए, दो लौंडे के साथ साथ आपके पास उनके पास कुछ थोड़ी सी कैपिटल होनी चाहिए, और थोड़ा सा छोटा मोटा एक स्टैम्प पेपर आप बना के अपनी डीड बनवा सकते हैं और फटाफट से आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। दूसरा बात करें लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक से भले दो, वो कितने, एक और एक 11 होते हैं। सोल प्रोप्राइटर के केस में एक ही था, कैपिटल थी नहीं, अब यहाँ पे दो आ रहे हैं, मैक्सिमम कितने आ रहे हैं 50। तो 50 लोग जब जुड़ जाते हैं तो कैपिटल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। थर्ड की अगर बात करें बैलेंस डिसीजन, आज डिसीजन आर टेकन जॉइंटली, यानी कि देखो कहा गया ना लास्ट वाले पॉइंट के फीचर के अंदर बताया गया था कि पार्टनर जो है वो इक्वली उनके पास राइट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ऐसे डिसीजन जहां पे पार्टनर्स इक्वली जॉइंटली डिसीजन ले रहे हैं तो वो क्या है, वो बैलेंस डिसीजन होता है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे शामिल नहीं करा, कोई नहीं कह सकता कि मैंने डिसीजन लिया ही नहीं, ठीक है। फोर्थ की अगर बात करें तो शेयरिंग ऑफ द रिस्क, देखो जैसे कि हमने बात करा कि सबसे पहले जो पार्टनर्स होते हैं वो एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए, एग्री करते हैं प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है ना, रिस्क भी बढ़ जाता है। प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर डरता है, क्यों डरता है, उसको लगता है कि मैं रिस्क ले लूंगा तो भरूंगा तो मैं ही। लेकिन जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं वो डरते नहीं, क्यों, उनको ऐसा लगता है, वो कहते हैं एक और एक 11 होते हैं, तो अगर मेरे जो कुछ इस बिजनेस में लॉस होता है तो हम वो दोनों भरेंगे, तो नुकसान क्या होता है, बट जाता है। तो उस केस में क्या होता है, रिस्क शेयरिंग जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। सीक्रेसी की अगर बात करें तो सीक्रेसी आप मेंटेन कर सकते हैं, आपको कोई भी गवर्नमेंट को किसी को भी अपने फाइनेंशियल अफेयर्स देने नहीं है, पब्लिकली पब्लिश करने नहीं है, और पार्टनर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। अगर पार्टनरशिप की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ खूबियाँ हैं, तो बुराइयाँ भी है। बुराइयाँ देख लेते हैं क्या है भाई, उनकी लिमिटेशंस क्या, लिमिटेड ये कि लिमिटेड रिसोर्सेज। माना कि कह दिया गया कि 50 मेंबर्स तक अलाउड है, लेकिन अगर कंपनी से कंपैरिजन करें तो कंपनी में तो अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर आप रख सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में, कंपनी के कंपैरिजन में इसकी लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि अगर कंपनी का अगर कुछ भी अगर दिक्कत होती है, डेट पे नहीं कर पाते, तो जॉइंटली जो है वो लायबल कौन होते हैं, पार्टनर्स लायबल होते हैं। मैं कह सकता हूँ जॉइंटली और सेवरली भी लायबल होते हैं पार्टनर्स पे, ठीक है। उनकी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड नहीं। दो जिसमें और एक जान वाली बात है, ध्यान रखना, ऐसे करके ध्यान रख लो अगर याद नहीं होता है तो।
लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करूं तो ये एक लिमिटेशन ये भी है कि पार्टनर्स खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म। दो पार्टनर्स है, एक अल्लाह को प्यारा हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश। जैसे कि मैंने बताया सीक्रेसी वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि पब्लिक जो है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो पब्लिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं करते। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ क्या पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर आएंगे एज अ पार्टनर बनने के लिए, तो नहीं आएंगे, क्यों? उन्हें ट्रस्ट ही नहीं पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है? देखो, जो दिखता है वो बिकेगा, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख ही नहीं रहा है, तो बिकेंगे क्या? समझ पा रहे हैं आप? अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर की। टाइप्स ऑफ पार्टनर की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर से पहले हमारा जनरल या फिर एक्टिव पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो मेन पार्टनर होता है, जो मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल शामिल होता है, बिल्कुल मेहनत से काम कर रहा होता है। फिर होता है स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो पार्ट में मैनेजमेंट के पार्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, हालांकि बात अलग है कि पैसे दे देता है, पीएसआर भी शेयर कर लेता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनर तो होता है लेकिन डिस्क्लोज नहीं करता औरों को कि वो एसोसिएटेड है पार्टनरशिप फर्म के साथ, ठीक है, जनरल पब्लिक को बताता नहीं है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नॉर्मल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो क्या करता है, जो अपना जो कह देता है कि मेरा नाम इस्तेमाल कर लो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था एम एस धोनी मुझसे कह रहा है कि अर्जुन जी आप चाहें तो मेरा नाम इस्तेमाल कर लें, ठीक है, मैं कोई ना ही पैसा लगाऊंगा ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी लूंगा, लेकिन जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी अनलिमिटेड उसकी होगी। क्यों? क्योंकि वो एज अ पार्टनर मेरे साथ इन्वॉल्व है, लेकिन उसने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, ना ही उसने प्रॉफिट शेयरिंग से बदले में लिया। क्या समाज सेवा कर गया क्या धोनी? समाज सेवा नहीं करा, उन्होंने आपसे क्या लिया? आपको अगर उन्होंने अपनी गुडविल बेच दी तो बदले में क्या देंगे? अपनी रॉयल्टी दे देंगे। पार्टनर्स बाय स्टॉपल, इसके अंदर मैंने बताया गया था कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके कंडक्ट से, जिसके इम्पैक्ट से ऐसा दूसरों को दर्शा रहा है वो कि मैं कंपनी के अंदर पार्टनर हूं, और उस थर्ड पार्टी ने उस फेकू चंद की बेसिस पे अगर कंपनी से कोई डीलिंग कर ली और फ्रॉड अगर हो जाता है, तो जो फेकू चंद है ना, फेकू चंद की इस केस के अंदर जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड हो जाएगी उस थर्ड पार्टी को पे ऑफ करने के लिए। इसलिए बोला था स्टॉप, रोका जाता है उसको, भागो मत। फिर आता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, मान लेते फर्म है, फर्म यहाँ पे झूठ बोल रही, कह रही है कि वो दिख रहा है आपको, वो पिंक टी शर्ट वाला, वो पिंक टी शर्ट वाला बंदा जो है ना, वो है हमारी कंपनी में पार्टनर है, और पिंक टी शर्ट वाला बंदा सुन भी रहा है, फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ। अगर ये सारी कार्रवाई सुनते हुए अगर किसी थर्ड पार्टी ने मान लिया कि पिंक वाला जो बंदा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके भरोसे में ही उसने क्या करा, कंपनी डीलिंग कर लिया, कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर वो पिंक वाला बंदा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी थर्ड पार्टी को पे ऑफ करने के लिए। कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए बता दूं कि पहले वाले केस में जो बंदा है वो धोखा कर रहा है अपना नाम बता के कि मैं फर्म के साथ जुड़ा हुआ हूं, और दूसरा होल्डिंग आउट के अंदर फर्म जो है वो धोखा दे रही है ये बता के कि वो पिंक वाला जो बंदा है, थर्ड पार्टी को बता रही है पिंक वाला जो बंदा है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट जो कि स्टैम्प पेपर पर अगर हो जाए उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बनाते हुए एक कुल मिला के 8-10 पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने एग्जाम के अंदर अगर आ जाए व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और आ जाएगा 4-5 नंबर का, तो कोई कसर मत छोड़ देना इसमें से कोई भी पॉइंट छोड़ के। सबसे पहले जो आपका फॉर्म का नाम डिसाइडेड है वो आप फॉर्म का नाम लिख दो, एड्रेस लिख दो, काली घाटी के पीछे शमशान घाट के पास, वो आप अपना एड्रेस लिख सकते हो। उसके अलावा आप ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने कितने पार्टनर ने कितने कितने कैपिटल लेके आए वो लिख दो, साथ में उन पार्टनर्स का पीएसआर क्या है वो भी लिख दो, उन पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलने वाली, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाली, कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है चार्ज करा जाएगा उन पार्टनर्स का वो भी लिख दो, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या है पार्टनर की वो भी लिख दो, एडमिशन रिटायरमेंट और एक्सपेल्शन ऑफ द पार्टनर के टाइम पे कौन कौन सी ट्रीटमेंट होंगे वो भी लिख दो, साथ में अकाउंट्स के प्रिपरेशन और ऑडिटिंग के बारे में वो भी लिख दो, और लास्ट में बोलते अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में कौन कौन से मेथड्स और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो भी आप लिख सकते हैं बेहद आराम से, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आइए देख लेते हैं पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना जरूरी है, क्यों कराना जरूरी है। बेटा देखो, अगर मैंने अभी बताया था कि आपको पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप डीड है वो जरूरी नहीं है कि आप बनवाएं, आप ओरली भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक नुकसान है, तीन टाइप का, एक्चुअली में तीन टाइप का नुकसान है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ जाएंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस बोलता है कि पार्टनर जो है वो अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है वो किसी दूसरे पार्टनर है अपनी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो फर्म है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। तीसरी बात, फर्म जो है वो अपने पार्टनर के जो उस फर्म के पार्टनर्स है उनके ऊपर भी केस नहीं कर सकती अगर फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, जैसे कि पार्टनरशिप वॉलंटरी एसोसिएशन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूनाइट होते हैं, तो कहते हैं यानी कि आपस में मिलते हैं। क्यों? प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का एक मकसद होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के पीछे क्या होता है, एक मकसद होता है। और फीचर में देखें, पहला फीचर जो देखो, पहला जो हमारा फीचर है, पहला फीचर बोलता है वॉलंटरी एसोसिएशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ऐसे लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, मैंने एग्जांपल दिया था अमूल का, मैंने एग्जांपल दिया था फार्मर्स का। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये लोग एक अपना एक जॉइंट यूनियन बना लेते हैं। उस जॉइंट यूनियन क्यों बनाते हैं? ताकि
वो अपना भला कर सके। भला मैं बताऊं आगे कैसे करते हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा फ्री टू ज्वाइन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कभी भी चाहे लीव कर सकता है, लेकिन नोटिस के साथ। एग्जांपल में आपके एमसीक्यू में बन सकता है। लीगल स्टेटस, हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हम आ चुके हैं दो जिस्म और दो जान वाले कॉन्सेप्ट पे। अब दो जिस्म और एक जान वाली बात नहीं आएगी। थर्ड पे है, थर्ड बात करता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड है, जितना उन्हें कंट्रीब्यूट करा था सोसाइटी के अंदर। उन्हें घर के बर्तन नहीं बेचे जाएंगे, बीवी के गहने नहीं बेचे जाएंगे, बच्चों के खिलौने नहीं बेचे जाएंगे। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एक मेंबर्स को इलेक्ट कर देते हैं वोटिंग राइट को देके। वोटिंग राइट हमेशा एक ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। वो जो एक मेंबर होगा वही कमेटी को मैनेज करेगा, वही पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करेगा। डेमोक्रेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। फिर आते हैं हमारे सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव की बात करें, मेन एम क्या है, अपने मेंबर्स को सर्व करना, ना ही प्रॉफिट कमाना अपने मेंबर से। स्टेट कंट्रोल की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उनको फॉलो करना पड़ेगा। यदि फॉलो नहीं करेंगे तो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस, प्रॉफिट जो है जितना भी प्रॉफिट है वो पार्ट दिया जाएगा किसके बेसिस पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस पे। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से बेसिस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय अ मेंबर के बेसिस पे, ना कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप अच्छे तरीके से। क्लियर फीचर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेरिट्स पे। अगर मैं मेरिट्स की अगर बात करूं तो मेरिट्स में आता है सबसे पहले इजी फॉर्मेशन। देखो, अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो कम से कम आप 10 लौंडे ढूंढ लो। 10 लौंडे ढूंढ के आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। साथ ही साथ में अगर बात करूं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ईजी एज इट रिक्वायर्स फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। कंपनी को जितना क्रिएट करने में दिक्कतें आती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज आती है, खर्चा आता है, उतना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं आता, इसलिए बड़ा आसान है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कितनी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, उससे ज़्यादा उनसे नहीं ले सकते पैसा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, स्टेबल एग्जिस्टेंस, यहाँ पे अगर मान लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो किसी भी अगर मेंबर की डेथ होने से अगर वो ल्यूनेसी उसमें पागलपन हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके इस इफेक्ट से उसकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो इफेक्ट नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल मैन है, जो ब्रोकर्स है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने जितनी भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए। यहाँ पे मिडिल मैन को लात मार के भगा दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करूँ, गवर्नमेंट सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करती है? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, फर्म है, अपने मेंबर्स का ख्याल रख रही है। तो बदले में क्या देती है गवर्नमेंट? उनको लोन देती थी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है, टैक्सेशन पॉलिसी भी प्रोवाइड कर देती है। लास्ट में आता है हमारा इक्वालिटी इन वोटिंग रेट। इक्वालिटी इन वोटिंग रेट का मतलब क्या होता है कि वन मैन आर्मी मास वाली हमने बात करी थी लास्ट में, कि एक आदमी एक ही वोट कर पाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ उसने जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है। मान लेते हैं 10 करोड़ भी अगर उसने कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लगाया, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, फिर भी उसका वोट जो है एक ही काउंट होगा। अब देख लेते हैं लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहली लिमिटेशन आती है हमारी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। आपको सोचो यहाँ पे कौन लोग आएंगे? ऐसे मेंबर्स जो मार्केट से परेशान है वो लोग आए होंगे। तो मार्केट से जो लोग परेशान होते हैं उनके पास जनरली कैपिटल कम होती है। तो भले ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मेंबर्स का, लेकिन उनके पास कैपिटल कम है, मीन्स कम है, रिसोर्सेज कम है, तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल तो होगी। सेकंड आता है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कौन उसको मैनेज करता है? इलेक्टेड मेंबर ही तो मैनेज करता है। इलेक्टेड मेंबर कौन? सारे मेंबर्स ने मिलकर एक मेंबर को वोट करा, जिनके पास एक मेंबर के पास एक ही वोट होता है, तो क्या होता है, वही मैनेज करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि जैसे कि विधायक जी होते हैं, हमारे विधायक जी कंपिटेंट तो नहीं होते, कैपेबल तो नहीं होते, लेकिन फिर भी विधायक जी हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इलेक्टेड मेंबर है वो इतना कैपेबल ना हो, इतना एक्सपीरियंस ना हो कि वो कुछ बेनिफिट कर पाए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो ये एक हमारा पॉइंट ये भी होता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का। तीसरा आता है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। आपको सोचो, मेंबर्स जो है वो मेंबर्स इनकॉर्पोरेट तो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, लेकिन काम करने के लिए, जूनियत आने के लिए वो कहते हैं ना कि कोई मोटिवेशन नहीं है, यानी कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि उनके एफर्ट्स और रिवॉर्ड के केस में, जो कि प्रोप्राइटरशिप के केस में होता था कि हम मैं ही हूँ, मैं जो करूँगा उसका प्रॉफिट जो आएगा वो मेरा ही आएगा। वो वाला केस नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। लैक ऑफ सीक्रेसी की अगर बात करें, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, तो क्या है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है और यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स भी हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी उनके पॉलिसीज हैं, ओपिनियंस हैं, प्लान्स हैं, वो सारे उनको ओपनली डिस्कस करना पड़ेगा मीटिंग में। तो इसलिए लैक ऑफ सीक्रेसी कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जब आपको लोन दे रही है कम इंटरेस्ट पे, आपको सब्सिडीज दे रही है, आपको टैक्सेशन पॉलिसी में भी रिलीफ दे रही है, तो क्या कंट्रोल तो गवर्नमेंट आपको करेगी। तो कंट्रोल आपको गवर्नमेंट करेगी, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना पड़ेगा और एक कॉपी गवर्नमेंट को देनी भी पड़ेगी। सेक्स वाले पॉइंट की अगर बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। देखो, जब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ तो होती हैं। कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि मेंबर जो है वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मैं तो यही करूँगा, या ये कंपनी में, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही होना चाहिए। तो उस वाले केसेस के अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा हो जाता है।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने आपको बताया था कि जब कोई बंदा सिंगल पर्सन अगर कोई नोटबुक खरीदने जाता है तो उसको मान लेते हैं 90 रुपीज़ की पड़ती है। मान लेते हैं कि उन्हीं जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को नाम दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मान लेते हैं कि 1 लाख बच्चा मिलके जाता है और कॉपी किताब वाले के पास कहता है कि मेरे को 1 लाख नोटबुक चाहिए, तो वो नोटबुक क्या उसको सस्ते में मिल जाएगा। तो यही मेन एम है कोऑपरेटिव सोसाइटी के को बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में गुड्स खरीदो, परचेज करो, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए और मेंबर्स का फायदा हो जाए। तो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी आती है वो आती है हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो मिडिल मैन को लात मार के एक डायरेक्ट लिंक बनाती है प्रोड्यूसर के साथ, जहाँ पे वो जितने भी गुड्स होते हैं वो होलसेल में मैन्युफैक्चरर से खरीदती है और बाकी अपने मेंबर्स को सस्ते में बेच देती है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम है अपने मेंबर्स को सर्व करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। दूसरा आता है हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ऐसे ऐसे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग अपना ग्रुप बना के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। जो लोग जिनको प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, रॉ मटेरियल में दिक्कत आती है, टूल्स में दिक्कत आती है, इक्विपमेंट्स में दिक्कत आती है, तो ऐसे केसेस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई गई है उसका काम क्या है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है सस्ते सस्ते में, लार्ज क्वांटिटी में कहीं से खरीद के सस्ते सस्ते में प्रोवाइड कराती है ऐसे प्रोड्यूसर्स को, ताकि ये अपना प्रोडक्शन कर सकें। सबको समझ में आ रहा है? रिवीजन है, रेगुलर वीडियोस देख के आइए, तब ये वीडियोस का आप लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे जब आप एग्जाम टाइम में आएंगे, अपने सारे रेगुलर का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको खाली ब्रशअप करना पड़ेगा। तो ब्रशअप के लिए वन शॉट रिवीजन काम आता है। ठीक है, तो हाई फाई दीजिए अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। थर्ड में आते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसे बिजनेस भी बेसिकली को फायदे करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, वेयर हाउसिंग की दिक्कत होती है, पैकेजिंग की दिक्कत होती है, ग्रेडिंग की दिक्कत होती है, मार्केटिंग रिसर्च की दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में भी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। अब फोर्थ देखते हैं फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो फार्मर्स भी क्या होते हैं, देखो फार्मर्स के पास क्या होता है, कम पैसा होता है, उनको कलेक्टिव कम पैसा होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर करने में आज तो बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है। ठीक है, बचत कुछ होती नहीं है, आप लोग जानते होंगे। इफ अगर कोई एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता होगा तो होता है कि यहाँ पे जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि दो फार्मर ने मिलकर मान लेते 200 फार्मर इकट्ठे कर लिए, वो बना लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो मिलकर पैसा जमा करते हैं। अब फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, बल्क में कहीं से खरीदती है। क्या रॉ मटेरियल क्या होता है फार्मर के लिए, उसके लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं, सब आपने पढ़ रखा है। मॉडर्न टेक्निक्स होती है, सब कुछ चीज़ों कैसे यूज़ करना, सारी चीज़ें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं किसको, फार्मर्स, ताकि वो कलेक्टिवली कल्टिवेट कर सके। ठीक है, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसे लोग जिन लोगों को मार्केट में पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनकी इतनी गुडविल नहीं है, बैंकिंग फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक रजिस्टर्ड है, उसको गवर्नमेंट भी लोन देती है, तो बैंक को भी उसको लोन देने में कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, फिर सिक्स्थ की बात करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ऐसे लोग जिन लोगों को घर बनाना है तो उनके केसेस में भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन जाती हैं और क्या करते हैं, ये लोग घर बनाते हैं अपने मेंबर्स के लिए। ठीक है, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, पढ़ा हम सब कुछ है। दिस इज अ रिवीजन, होल सोल रिवीजन, विल कवर एवरीथिंग, डोंट वरी। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों के रेगुलर हमारे लेक्चर देख रखे हैं, जो यूट्यूब्स पे पड़े हुए हैं, वो सब कुछ देखने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैं श्योर शॉट आपको सक्सेस की गारंटी दे सकता हूँ। आपको 100% आपके सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फिर हम बात करते हैं बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनी कहा जाता है, ये भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, जिसको एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कहा जाता है और कंपनी परपीचुअल सक्सेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कंपनी कभी बंद नहीं होती है। कंपनी जब तक बंद नहीं होगी, जब तक आप नहीं चाहेंगे कि कंपनी बंद हो जाए लीगल प्रोसीजर के थ्रू। एंड कॉमन सील, कंपनी का अपना अलग सिग्नेचर होता है, अपनी एक अलग स्टैंप होती है जो कि हर एक लीगल डॉक्यूमेंट पे लगेगी, तभी वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला फीचर आता है हमारा सेपरेट। को लीगल एग्जिस्टेंस क्या है, लॉ ही बनाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कि मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, एसेट खरीद सकता हूँ, वैसी कंपनी अपने नाम पे गाड़ी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एसेट खरीद सकती है। सेकंड आता है हमारा, देखो परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन बोलता है हमारा कि अगर किसी भी शेयर यानी कि मेंबर की अगर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, पगला जाए, मर जाए, तो उसके मरने से, उसके पगलाने से कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन है फोर्सेबल फ्यूचर के लिए। तीसरा आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी होगी जितना उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जितने उन्होंने शेयर लिए हैं, शेयर की जो नॉर्मल वैल्यू है उतनी उनकी लायबिलिटी, उनके घर के बर्तन वर्तन नहीं बेचे जाएंगे। फोर्थ पे आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी की शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। फिफ्थ आता है कॉमन सील। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के, वो तभी लीगल डॉक्यूमेंट्स कहलाए जाएंगे अगर उन डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी की सील या कंपनी की मोहर लगी हुई है तभी, या फिर ऐसे डायरेक्टर जो कि ऑथराइज है साइन करने के लिए कंपनी के बिहाफ पे, उनके सिग्नेचर होने ही चाहिए। सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द कंट्रोल। यहाँ पे जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का होता है वो कौन हैंडल करता है, वो हैंडल करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव।
जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 7 डायरेक्टर है, 7 और डायरेक्टर को एक एक करके बोलोगे तो वो होंगे डायरेक्टर, एक साथ बोलोगे कलेक्टिवली बोलोगे तो उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थोड़ा सा मैं जो है जल ग्रहण कर लूँ, गले में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत देर से बोल रहा हूँ, आप लोग पी लीजिए, बस 1 मिनट का ब्रेक मैं चाहूँगा। मेरिट्स देखते हैं। पहले मेरिट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने बताया ना भी आपको कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी लिमिटेड होगी जितना उन्होंने कैपिटल में इन्वेस्ट करा है थ्रू शेयर्स, उससे ज़्यादा उनके घर वार के कपड़े वपड़े बर्तन नहीं बेचे जाएंगे, ठीक है। दूसरा आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द शेयर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर जब देखता है कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली वहाँ पे जो है ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड है, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में इसलिए इन्वेस्टर्स क्यों आते हैं, तमाम लोगों के इन्वेस्टर्स होते थे कि मैं मान लो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है अडानी में, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है रिलायंस में, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है टाटा में, तो क्यों कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। परपीचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर किसी भी जो शेयर होल्डर्स की अगर डेथ हो जाए, वो ल्यूनेट हो जाए या फिर इंसेन हो जाए, तो उनके ऐसे होने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी और परपीचुअल एग्जिस्टेंस है उसकी। फिर आता है हमारा फोर्थ बोलता है हमारा स्कोप फॉर एग्जामिशन। देखो कंपनी जो है, कंपनी के पास लार्ज अमाउंट, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है। अब पैसा होता है तो कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी चाहे तो जितना चाहे अपनी ग्रोथ कर सकती है, एक्सपेंशन भी कर सकती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी के पास बहुत हाई क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। आई होप सो मेरिट्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, तो ऐसे लोग, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग जो डायरेक्ट रिवीजन वीडियो पे आएंगे, प्लीज़ आपके लिए नहीं है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़ आप ये वाली वीडियो मत देखिए। फर्स्ट गो एंड वॉच रेगुलर लेक्चर्स एंड देन कम हियर। उसके बाद आप मुझे अपना रिव्यू बताना कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लिमिटेशंस। हर चीज़ की अगर कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। पहले देखते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। भाई कंपनी बनाना है ना, कंपनी बनाना आज के टाइम में बहुत बड़ा काम है। जी हाँ बिल्कुल, जब आप बड़े होकर कंपनी क्रिएट करेंगे ना, आप खुद देखना कंपनी ना बनाने में बड़ी दिक्कत सी आती है, बहुत सारे स्टेप्स से आपको उसे जाना पड़ेगा, स्पेशली फॉर पब्लिक कंपनीज। 4 स्टेप, और 4 स्टेप के अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स और प्रोसेस होते हैं, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। लैक ऑफ सीक्रेसी। देखो कंपनी के, पब्लिक कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पब्लिकली पब्लिश करने ही पड़ेंगे, तो ऐसे केसेस में आपके पास सीक्रेसी कहीं रह जाएगी। लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सेल्फलेसली वर्क करते हैं, वहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता उनके एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स का। फिर आता है हमारा डिले इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड टॉप लेवल। तो यहाँ पे वो जो डिसीजन लिया जाता है ना, वो इन तीनों से होकर गुजर के जाता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड सोल प्रोप्राइटर का क्या होता है, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही, मेरे को खाना है, मेरे को बिछाना है, तो मैं डिसीजन तुरंत ही ले लेता हूँ। फिर आता है हमारा ओलिगैरिक मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे, अब वैसे कहा तो जाता है कि जो मैनेजमेंट हो रहा है वो डेमोक्रेटिकली हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन जो ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपना पर्सनल बेनिफिट लेके भी डिसीजन ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो 2 टाइप की कंपनीज होती है, होती है प्राइवेट कंपनी, होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अगर आपको याद करना है, बेसिकली अगर आपको याद करना है तो इतना समझ लो कि जो प्राइवेट कंपनी उसका उल्टा बिल्कुल क्या होगा पब्लिक कंपनी, सिवाय पॉइंट नंबर 1 को छोड़ के। पहला था प्राइवेट कंपनी। इस कंपनी को अगर आपको स्टार्ट करना तो कम से कम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200, ध्यान रख लेना। ये वाली जो कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती खुद को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। चौथा पॉइंट, ये बिजनेस तभी कर सकते हैं जब आप इनको इनकॉर्पोरेशन हो जाए। इनकॉर्पोरेशन यानी कि सेकंड पॉइंट याद करो प्रोसेस में, जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा उसके बाद प्राइवेट कंपनीज अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए चारों के चारों स्टेप फुलफिल करने चाहिए। और लास्ट में क्या, ऐसी कंपनीज को अपने लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना मैंडेटरी है। फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आएंगी तो उनके आगे क्या लगा होगा, इंडिया लगा होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, लेकिन इंडिया जरूर लगाएंगे वो लोग। पब्लिक कंपनी की अगर बात करें, पब्लिक कंपनी अगर आपको शुरुआत करें तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये वाली कंपनीज जो होती हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती हैं कि अपने इन्वेस्ट करने के लिए वाया शेयर्स एंड डिवेंचर्स, एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं शेयर्स जो होते हैं। और अगर पब्लिक कंपनी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, जब इनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लास्ट वाला पॉइंट जब मिल जाएगा तभी हो पाएगा। और ये वाली कंपनीज को अपने आगे लिमिटेड लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तब आती है कि आपको डिसीजन लेने की जब बात आती है हमारी। आइए अब देख लेते हैं हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बात करते हैं कि आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स को देख के आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से बिजनेस में जाना चाहते हैं। पहला मान लेते हैं अगर आप कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, देन यू कैन गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बिकॉज इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव एंड कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है इसको फ्रेम करने के लिए। ऑन द अदर हैंड कंपनी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज।
सेकंड की मैं अगर बात करूँ, सेकंड के अंदर आता है हमारा कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन में क्या होता है कि अगर आप पैरामीटर है तो सबसे ज़्यादा कैपिटल किसके अंदर रिक्वायर्ड है, सबसे कम तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फंड, जबकि सबसे ज़्यादा किसके अंदर रिक्वायर्ड है, कंपनी के अंदर। ठीक है। थर्ड, अगर मैं नेचर ऑफ बिजनेस की अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर ऐसे बिजनेस जिसमें पर्सनल अटेंशन की रिक्वायर है, पर्सनल स्किल की अगर रिक्वायर है, देन गो विद द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एंड अदरवाइज अगर आपको ऐसे बिजनेस सेटअप करना है जहाँ पे आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल आपको लेके जाना, देन यू कैन गो विद कंपनी। फोर्थ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आता है हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बिजनेस जहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव एंड फुल कंट्रोल रहे, देन यू कैन गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका पार्शियल कंट्रोल रहे, देन यू कैन गो विद पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है। फिफ्थ की बात करते हैं लायबिलिटी और डिग्री ऑफ द रिस्क। प्रोजेक्ट जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे विच आर नॉट वेरी रिस्की, जो रिस्की प्रोजेक्ट नहीं है, देन यू कैन गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। लेकिन ऐसे वेंचर जो कि बड़े बड़े रिस्की होते हैं, देन यू हैव टू गो विद कंपनी होंगे। ठीक है, जिसकी शेयर होल्डर जो है वो सेफ रहते हैं। ऑन द एंड अगर पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करूँ तो वहाँ पे जो प्रोप्राइटर एंड पार्टनर जो होते हैं, दे फील वेरी आई गेस रिस्की, दे फील बिकॉज उन्हें पता है कि अगर बिजनेस में कोई भी अगर इफेक्ट अगर आ गया, कोई भी अगर फ्रॉड अगर हो गया, कांड हो गया, तो उसमें मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा। ठीक है। बात करते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन की अगर बात करें, किसी भी कंपनी को आपको क्रिएट करना है तो प्राइवेट कंपनी के लिए आपको फर्स्ट 2 पॉइंट इस्तेमाल करने हैं, पब्लिक कंपनी के लिए आपको चारों पॉइंट इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी को आपको एग्जिस्टेंस जिंदा करना है, कंपनी को नहीं, कंपनी को आपको पैदा करना है, एग्जिस्टेंस में लेके आना है और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहले बोलते हैं हमारा प्रमोशन, फिर दूसरा होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा होता है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और लास्ट होता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए पहले 2 स्टेप, पब्लिक कंपनी के लिए चारों के चारों स्टेप। अगर मैं बात करूं पहले कि प्रमोशन के लिए अगर बात करूं तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे आप सोच रहे होते हैं, यहाँ पे अभी बिजनेस कुछ नहीं हुआ, बिजनेस के बारे में सोचा जा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लूंगा, तो इसलिए पहला जो हमारा पॉइंट आता है स्टेप्स इन प्रमोशन, कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है। एसी वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को, सॉरी। पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि प्रमोशन के अंदर फर्स्ट स्टेप जो होता है, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर डील करना है जिसमें आप कंपनी खोलना चाहते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा फीजिबिलिटी स्टडीज, यानी कि आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस, अब आपको उस पर स्टडी करनी पड़ेगी कि टेक्निकल दिक्कतें क्या आ सकती है, फाइनेंशियल दिक्कत क्या आएगी, या फिर इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ, थर्ड पॉइंट के अंदर आता है हमारा नेम अप्रूवल। ठीक है। पहले 2 पॉइंट करने के बाद जो प्रमोटर होगा, बेटा प्रमोटर वो लोग होते हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। प्रमोटर वो लोग होते हैं, प्रमोटर वो लोग भी होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। समझ गए, अभी भी ध्यान रख लेना। तो नेम अप्रूवल की अगर बात करें तो नेम अप्रूवल का मतलब ये होता है कि जब आपको अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको रजिस्ट्रार को भेज देना। कंपनी का नाम अगर सेम नहीं हुआ तो अप्रूव हो जाएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा, आपको दूसरी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर का अगला काम जो होगा वो डिसाइड करेगा कौन कौन डायरेक्टर होने वाले हैं और कौन कौन वो लोग होने वाले हैं जो लोग की एमओए को साइन करेंगे। फिर आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल बैंकर्स और ऑडिटर्स। बैंकर्स की कंपनी का जो भी एप्लीकेशन बनी आएगा वो बैंकर्स लेगा, और ऑडिटर की सारा एप्लीकेशन जो है वो सारा ऑडिटर्स कराएंगे। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रमोटर होते हैं वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, सच एज एमओए हो गया, एओ हो गया साथ में, और सारी चीज़ें मिला के लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कर देते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन होता है, वो बंदा होता है जो कंपनीज को फॉर्म करता है, यानी कि उसके रजिस्टर पे ही कंपनी का नाम चढ़ने के बाद ही कंपनी ही लीगल एग्जिस्टेंस में आती है। क्लियर। अब देखते हैं इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी को आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ताकि वो बॉडी कॉर्पोरेट बन सके। ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट, एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट भी कहते हैं। किसके अंदर, कंपनी 1956 के अंदर। हालांकि अभी 2013 चला, लेकिन 1956 भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। और जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है यहाँ पे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। ध्यान दें, प्राइवेट कंपनी वाले बाहर हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। प्राइवेट कंपनी वाले के लिए खाली दूसरा ही पॉइंट है, उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे। स्टेप्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रमोटर को क्या है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन की कंपनी। किसको, सब काम डायरेक्टर को देना है, सारा का सारे कागज पत्र सब डायरेक्टर को जाएंगे। दूसरा आता है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से, सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट है, सब ध्यान रखना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल हो गया, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर हो गया, एग्रीमेंट विद द प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर, लास्ट हो गया हमारा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। फिर आता है हमारा पेमेंट ऑफ फीस। जब भी आप कुछ भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनी से रिलेटेड तो एक फीस जाती है, वो फीस डिपेंड किस पे होती है, ऑथराइज कैपिटल पे। फिर आता है हमारा रजिस्ट्रेशन वाला। रजिस्ट्रेशन जो है वो डिपेंड करते हैं वेरीज फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, इफ इट इज सेटिस्फाइड देन एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर। यानी कि अगर जो रजिस्टर है वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो अपने रजिस्टर के अंदर कंपनी का नाम इनकॉर्पोरेट कर लेगा और उस दिन से जो कंपनी होगी वो लीगल एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद एट द लास्ट आप
जो है वो बैंड बाजे ढोल नगाड़े बजा सकते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी वाले। पब्लिक कंपनी वाले चुपचाप ऐसे बैठे हैं। प्राइवेट कंपनी वाले आप चाहे तो बांसुरी बजा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, आप चाहे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा और साथ, बस ये चैप्टर खत्म। उसके बाद बल्ले बल्ले, बस थोड़ा सा साथ और। जितनी मेहनत से आप बैठे हो ना, उतनी मेहनत से अगर आप हार्डली अगर आप 5 to 10 मिनट्स अगर बैठ जाओगे, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है। सिट देयर, ड्रिंक सम वाटर, 8 बस सुनते जाओ, अच्छे से रिवाइज करते जाओ, मेरे साथ देते रहो बस। क्योंकि आप लोग वहाँ बैठे हो ना, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे पता है आप लोग सुन रहे हो, कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं वहाँ बैठा हूँ। हिम्मत नहीं तोड़नी बेटा। हिम्मत अगर आज टूट गई तो बस समझ लो फिर कभी उठ के खड़े नहीं हो पाओगे। प्लीज सिट देयर, ड्रिंक वाटर एंड जस्ट फोकस हियर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट किन लोगों के लिए होगा। सिर्फ पब्लिक कंपनी वालों के लिए। क्यों? प्राइवेट कंपनी पहले ही बाहर हो चुके सेकंड वाले पॉइंट के अंदर, ये ध्यान रखना। पब्लिक कंपनी अगर आपको कैपिटल सब्सक्राइब करनी है, कि अगर आपको पब्लिक से फंड रेज करना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, तो आपको इस वाले पॉइंट में आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस पर पहला पॉइंट आप देखो, सेबी अप्रूवल। सबसे पहले सेबी कौन है बेटा? सेबी को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली वो जो ये पापा, ये सारी कंपनी का पापा होता है। ये कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो आपको पब्लिक कंपनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेबी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा आता है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। जैसे स्कूल में आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है ना एडमिशन से पहले, वैसे ही आपको अगर पब्लिक को इन्वाइट करना है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उससे पहले आपको पब्लिक को क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा रिगार्डिंग द परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट पे। थर्ड वाला पॉइंट आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं क्या करते हैं? वो पब्लिकली अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। अंडरराइटर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई अगर शेयर नहीं बिके तो मैं खरीद लूंगा, जबकि ब्रोकर्स ऐसा नहीं कहते। अंडरराइटर्स उसके बेसिस पे कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बैंकर्स होते हैं, बैंकर्स का क्या काम होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करना कंपनी के लिए। फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेबी की गाइडलाइन है जो कहती है कि जितना भी इशू अमाउंट है उसका 90% सब्सक्राइब होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जितना भी एप्लीकेशन मनी था वो सब आपको रिटर्न करना पड़ जाएगा। कितना? 30 डेज के अंदर। किसको? कंसर्न्ड एप्लीकेंट को। जहां से पैसा आया है वो 30 दिन के अंदर उनको वापस कर दो। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जो भी अब जो इंडिया के अंदर क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको बोलते हैं सेबी बोलते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या करना, सॉरी सेबी तो बोर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज दो है। एक हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या फिर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी को अपना नाम लिस्ट कराना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो पब्लिक होगी वो इन्वेस्ट कर पाएगी थ्रू दी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब सारे पॉइंट अगर हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, उसका क्या होगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। और जो भी नेम एंड एड्रेस है उस कंसर्न्ड शेयर होल्डर का, वो किसको दे दिया जाएगा? वो रजिस्ट्रार को दे दिया जाएगा। बस लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग अभी भी बने हुए हैं। बस थोड़ा सा पॉइंट मैं खत्म करा दूंगा। ये फोर्थ वाला पॉइंट कहता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। पर लास्ट पॉइंट है, लास्ट कुछ चंद मिनट की बात है। टू कमेंस द बिजनेस ऑफ पब्लिक कंपनी हैज टू ऑब्टेन। अगर किसी भी पब्लिक कंपनी को बिजनेस करना है तो ये वाला सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है एनसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो अगर ये फोर्थ पॉइंट तक नहीं आएंगे, दे कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस देयर। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिक्लेरेशन देनी है कि 90% जो इश्यू अमाउंट सब्सक्राइब हो चुका है। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो पेमेंट करी वो कैश में करी, इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड टू देम, ठीक है। और हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी ऊपर दोनों डिक्लेरेशन दी थी ना, उनको आपको किससे साइन करवाना है? उसको आपको साइन करवाना है कंसर्न जो डायरेक्टर है कंपनी की, जो कि ऑथराइज डायरेक्टर है, ठीक है। यहाँ ये वाला फोर्थ पॉइंट करते ही हमारा जो कहते हैं ना, हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वन शॉर्ट रिवीजन, जो मैंने वादा करा था मैंने वादा निभा के रहूंगा। और लास्ट लेक्चर तक, जब तक मेरे लेक्चर पूरे नहीं हो जाते, जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, मैं आपको रेगुलर लेक्चर्स प्लस आपको रिवीजन वीडियो बना के दूंगा। और साथ में आपको कंप्लीट मैराथन भी दूंगा जब आपकी सारी की सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग वहीं बने रहें मेरे साथ। जब मेरी वीडियोस आए, आप आए, मेरे हौसला बुलंद करें थ्रू लाइकिंग वीडियोस एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि मेरे को अंदर से एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ में हैं, मेरे बच्चे जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे बने रहिए प्लीज़। आपका प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं जनरली चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करें। एंड जब आपको समझ में आए ना, बस तभी वीडियोज़ को लाइक करें, वरना आप देख के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कंटेंट, डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब भी कराइए, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।